दोस्तों, मुंबई से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक बसई बोघाई बीच है, जहां सैकड़ों पर्यटक रोज आते जाते रहते हैं। 26 जुलाई 2021 को भी वहां पर सैकड़ों पर्यटक मौजूद थे और एंजॉय कर रहे थे। तभी समंदर की लहरों के साथ बहता हुआ एक काला बेग आता है। जिस बेग को देखकर वहां पे मौजूद लोगों के मन में तरह तरह की प्रशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। तभी पब्लिक का कोई व्यक्ति बसई पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करके पुलिस को सूचना दे देता है। थोड़ी ही देर में मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और समंदर से बैग को बाहर निकलवा लेती है। जिसके बाद पुलिस जब बैग को खोलकर देखती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बैग के अंदर बिना सर की एक लाश थी। दोस्तों, लाश देखकर पुलिस को ये तो एहसास हो ही गया था कि मरने वाली कोई महिला है, क्योंकि उसके कपड़े भी महिलाओं वाले थे बैग में, और जनाब उसके हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी। वैसे भी डेड बॉडी एक महिला की ही लग रही थी। फिलहाल पुलिस जब देखती है तो जनाब कपड़े देखकर और हाथों में लगी मेहंदी से यह पहचान लेती है कि ये कोई मुस्लिम महिला है, क्योंकि हाथों में उसके ऐसी मेहंदी लगी हुई थी जो कि एक मुस्लिम ही लगा सकती है। फिलहाल होता यह हैगा कि अब पुलिस जो है फौरन ही आसपास भी छापेमारी करती है, कहीं इसका सर मिल सके, लेकिन पुलिस को कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिलती है और ना ही इस लाश का सर पुलिस को मिल पाता है। कि अब पुलिस हर तरफ पता करती है, किसी के घर की कोई महिला गायब तो नहीं है। आसपास के सभी थानों में सूचना दे देती है। पुलिस कहती है कहीं किसी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज तो नहीं है। लिहाजा होता यह हैगा कि पुलिस की कामबिंग जारी रहती है, पुलिस लगातार तलाश करती रहती है, लेकिन इस बीच कई महीने बीत जाते हैं, पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। लिहाजा पुलिस जो है मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से पोस्टमार्टम होने के बाद इस शव का अंतिम संस्कार भी करा देती है, क्योंकि पुलिस को महिला की मेहंदी से यह डाउट हो गया था कि इस तरह की मेहंदी एक मुस्लिम ही लगा सकती है। फिलहाल होता यह है कि पुलिस अब जो उसके डीएनए सैंपल थे वो प्रिजर्व करके कलीना लैब में रख देती है और वहीं उसके कपड़े भी रख देती है। कि अब पुलिस की जांच पड़ताल तो जारी रहती है, लेकिन पुलिस को सफलता कहीं से हासिल नहीं होती है। महीने बीतते हैं और जनाब महीने बीतने के बाद साल तक बीत जाता है। अब साल 2022 आ जाता है। साल 2022 में 29 अगस्त को मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में एक शख्स आता है और वो कहता आएगा कि मेरी भतीजी लगभग 14 महीने से गायब है और उसका कोई सुराग नहीं लग रहा है, और ना ही मैं अपनी भतीजी से मिल पा रहा हूँ, ना ही उसका कोई पता चल रहा है। पुलिस जो है पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है और जब पूछती है कि 14 महीने से आप कहाँ थे, तो वो बताते हैं कि दरअसल मैं रहने वाला कर्नाटका के वेल गांव का हूँ और वेल गांव से ही आया हूँ। मेरी भतीजी का नाम सानिया शेख है और सानिया शेख की ही वह मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सानिया शेख के नाम से ही कराते हैं। फिलहाल होता यह है कि अब वो बताते हैं पुलिस को कि मैं कर्नाटका के वेल गांव से आया हूं और यहाँ काफ़ी दिनों से पता कर रहा हूं अपनी भतीजी के बारे में, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा है। वो बताते हैं कि सानिया यतीम थी, उसे मैंने पाला पोसा था और उसकी शादी साल 2017 में नाला सुपारा के रहने वाले आसिफ के साथ की थी। आसिफ उस वक्त सऊदी अरब में जॉब किया करता था, लेकिन साल 2019 में आसिफ और सानिया को एक बेटी हुई थी जिसका नाम अमायरा रखा गया था। लिहाजा मैं अपनी भतीजी सानिया से 2-4 महीने में कभी कभी बातचीत कर लिया करता था फ़ोन के माध्यम से। साल 2021 जनवरी महीने में मेरी आखिरी बार बातचीत हुई थी मेरी भतीजी सानिया से। उसके बाद तकरीबन 5-6 महीने तक मेरी कोई बातचीत सानिया से नहीं हुई। उसके बाद जब बकरा ईद करीब आई तो फिर मुझे सानिया का ध्यान आया कि कुछ हालचाल लेना चाहिए। लिहाजा मैंने सानिया का फ़ोन लगाया तो फ़ोन स्विच ऑफ गया। उसके बाद अपने दामाद आसिफ का फ़ोन लगाया तो आसिफ ने फ़ोन ही नहीं उठाया, और कभी कभी अगर उठा भी लिया तो उसने बातचीत मुझसे नहीं की। फ़िलहाल होता यह है कि अब जनाब मैं आता हूँ कर्नाटका के वेल गांव से, और जब नाला सुपारा जाता हूँ और पता करता हूँ तो पता लगता है कि आसिफ यहाँ से जा चुका है। मुझे ये पता नहीं था कि आसिफ कहाँ गया है। फ़िलहाल पहले भी मैं अपनी भतीजी सानिया शेख के घर 1-2 बार घूम गया था, लेकिन अब नाला सुपारा से ये सभी लोग जा चुके हैं। वहाँ के पड़ोसी बताते हैं कि आसिफ और आसिफ का पूरा परिवार यहाँ से कई महीने पहले चला गया है और इस मकान को भी उन्होंने बेच दिया है।
लिहाजा मैंने पता करने की कोशिश की और तमाम कोशिशों के बाद मुझे नंबर मिला आसिफ की माँ का। तो आसिफ की माँ से जब मैंने फ़ोन पे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल सानिया यहाँ नहीं है और जनाब वो अपने प्रेमी के साथ चली गई है। उसने कहा था कि उसे आसिफ के साथ रहना नहीं है। उसे गए हुए 14 महीने हो चुके हैं। अब जनाब उनसे पूछते हैं सानिया के चाचा कि आप कहाँ हो इतने टाइम? तो वो बताती हैं कि हम मुमरा में शिफ्ट हो गए हैं। लिहाजा जब मुमरा का एड्रेस मिलता है पुलिस को, तो पुलिस जो है मुमरा जाती है और आसिफ के परिवार वालों से पूछताछ करती है। तो आसिफ कहता है कि सानिया शेख यहाँ से जा चुकी है और एक लेटर घर में लिखकर डाल गई थी। उसने लेटर में लिखा है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे किसी और से मोहब्बत हो गई है और मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सानिया को गए हुए तकरीबन 14 माह बीत चुके हैं। आसिफ ने वही लेटर सानिया के चाचा को भी दिखाया था, लेकिन जब पुलिस को दिखाया वो लेटर तो पुलिस ने ले लिया और जनाब हैंड एक्सपर्ट के पास भेज दिया। हैंड एक्सपर्ट ने जांच करके बताया कि ये सानिया की राइटिंग है ही नहीं, बल्कि ये हैंड राइटिंग आसिफ की है। अब पुलिस को शक होता है, लेकिन पुलिस जो है एकदम से उसे गिरफ्तार नहीं करती है, कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है। अब सानिया के चाचा सोचते हैं कि जब मेरी भतीजी सानिया 14 माह पहले चली गई थी, जब ही इन्हें फ़ोन कॉल करके बताना चाहिए था कि आपकी भतीजी यहाँ से भाग गई है और इस तरह का लेटर घर में लिख के डाल गई है। सानिया के चाचा सोचते हैं कि वैसे तो मैंने ही उसे पाला पोसा था, वो तो ऐसी थी नहीं जो किसी के साथ चली जाती, और फिर शादी से तो वह काफ़ी खुश थी। अगर उसका अफेयर किसी और के साथ होता तो वो शादी से नाखुश होती और शादी को मना भी करती। फिलहाल मुझे नहीं बताती तो घर में अपनी चाची या चचेरी बहनों को तो कुछ बता ही देती। लिहाजा उन्हें भी दाल में काला कुछ लगता है। लेकिन अब जनाब जब हैंड राइटिंग की जांच होती है और पता लगता है हैंड एक्सपर्ट की तरफ से कि ये राइटिंग आसिफ की ही है, तो पुलिस भी कहती है कि जनाब इनसे अब कड़ाई से पूछताछ करना चाहिए। लाश के पुलिस ने कुछ फ़ोटो खींच रखे थे। अब आसिफ और आसिफ के परिवार वालों को वो फ़ोटो दिखाए जाते हैं, तो आसिफ के परिवार वाले पहचानने से इनकार कर देते हैं कि ये सानिया नहीं है, क्योंकि सानिया तो 14 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ गई है। लिहाजा होता यह है कि जब एक्सपर्ट कहता है कि ये हैंड राइटिंग जो है आसिफ की है, तो पुलिस सोचती है कुछ अपना तरीका अपनाया जाए। अब पुलिस जो है फ़ौरन ही आसिफ को उठाती है और कड़ाई से जब पूछताछ करती है, तो आसिफ बताता है कि दरअसल उसे किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया था और जनाब वो सानिया को रखना नहीं चाहता था। लिहाजा सानिया उसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी एक बेटी अमायरा हो चुकी थी। पता यह है कि 21 जुलाई साल 2021 को बकरा ईद वाला दिन होता है और बकरा ईद को आसिफ, आसिफ का भाई और आसिफ के पिता सभी लोग नहा धोकर नमाज पढ़ने चले जाते हैं और नमाज पढ़ के जब वह वापस आते हैं तो उन्होंने कुछ कुर्बानी करने के लिए नए नए चाकू छुरी ला के रखे थे। अब जनाब ये लोग जब घर में आते हैं तो सबसे पहले सानिया शेख को ही पकड़ लेते हैं। तीनों जने आसिफ, आसिफ का भाई और आसिफ के पिता। उसके बाद सानिया शेख के हाथ पैर बांध देते हैं और हाथ पैर बांधने के बाद उसका मुंह जो है टफ में डुबो देते हैं पानी के अंदर, और ये लोग उसके मुंह को पानी के अंदर जब तक डुबोए रखते हैं जब तक वह मर नहीं जाती है और दम नहीं तोड़ देती है। उसके बाद ये लोग उसे निकाल लेते हैं। होता यह है कि अभी भी इन लोगों को खटका लगा हुआ था कहीं सानिया जिंदा ना हो। उसके बाद आसिफ एक चाकू लेता है और सानिया का गला रेत देता है। वो गला काट कर अलग करना चाहता था, लेकिन आधा ही गला काट पाया, उससे पहले आसिफ भी बेहोश हो गया। वो पूरा सर अलग कर नहीं पाया सानिया का। अब आसिफ के पिता ये सब कुछ देख रहे थे कि वो सानिया का सर अलग नहीं कर पाया है, तो जनाब वो खुद चाकू उठाते हैं और सानिया का सर अलग कर देते हैं कि ये बाप बेटे मिलके सानिया के बाल भी सब क्लीन कर देते हैं, ताकि ये सर अगर मिल भी जाए तो सानिया की पहचान ना हो पाए। उसके बाद उसके अपर लिप्स के ऊपर एक तिल था, चाकू से उस तिल को भी काट देते हैं, कहीं इस तिल के ज़रिए पहचान ना हो जाए। उसके बाद सानिया का सर जो है ये लोग पैक कर देते हैं एक बैग में और जनाब बॉडी के काट के पार्ट बनाते हैं और 2 बैग भर लेते हैं। एक बैग तो ये लोग जब ही फेंक आते हैं समंदर में जाके खाड़ी के अंदर, लेकिन दूसरा बैग जो तैयार किया था इन लोगों ने, उसी बैग में सानिया के कपड़े भी रख लिए थे। उसके बाद जो आसिफ है वो
मुमरा में रहने वाले अपने इकलौते बहनोई के पास फ़ोन कॉल करता है और जनाब इसके बहनोई ओला कैब चलाया करते थे। फ़ौरन ही कहता है मुझे आपकी गाड़ी की ज़रूरत है और आप गाड़ी लेकर तुरंत इमरजेंसी में आ जाओ। तभी शाम को वो गाड़ी लेकर आ जाते हैं ओला कैब। तो उसके बाद अपने बहनोई को पूरी बात आसिफ बता देता है और फिर ये बाप बेटे सब गाड़ी की डिग्गी में उस बैग को लाते हैं और फिर बसई बोगाई बीच के समंदर में फेंक आते हैं और सोचते हैं कि समंदर की लहरें इसे बहाकर ले जाएंगी। लिहाजा इस तरीके से जब आसिफ पुलिस के सामने जुर्म कबूल करता है तो आसिफ को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसके बाद सानिया के देवर और आसिफ के भाई को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। उसके बाद सानिया के ससुर और आसिफ के पिता को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और तीनों को ही जेल भेज देती है। उसके बाद मोटी सी एक चार्जशीट लगा देती है अदालत में। दोस्तों, आपको बता दें प्रिजर्व करके रखे गए सैंपलों का भी पुलिस ने डीएनए कराया था। आसिफ और जनाब उनकी जो बेटी थी अमायरा, वो भी डीएनए 100% तक सानिया से मैच हो गया था, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा था कि अमायरा की मां सानिया शेख ही है। उसका डीएनए मैच कर गया था। जब पुलिस ने पूछा था सानिया के चाचा से कोई आसिफ और सानिया के बीच में खटपट थी या लड़ाई झगड़ा था, तो उन्होंने बताया था कि शुरू शुरू में कुछ जहेज और पैसों को लेकर लफड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों, जब आसिफ ने पूरा जुर्म कबूल करा तो आसिफ, आसिफ के भाई और पिता को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया और मोटी सी चार्जशीट अदालत में लगा दी। अब जनाब ये मुकदमा अदालत में चल रहा है और अदालत अपना सही वक्त पर सही फैसला सुनाएगी, इन्हें सजा देगी या रिहा करेगी। फिलहाल ये तो अदालत का फैसला बताएगा और वक्त बताएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कहानी सुनकर आखिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ, तो आपको आपके फ़ायदे के बारे में बताता चलूँ कि गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटनाओं कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, वो इसलिए लेकर आता हूँ कि आप लोग गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से सच्ची घटनाओं की कहानियाँ सुनो और फिर क्राइम से 2 कदम दूर रहो। अपराधी कितना भी शातिर हो, वो एक दिन पकड़ा जाता है। आप लोग क्राइम से 2 कदम दूर रहो, पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो और साइंटिस्ट बन के अपने प्यारे देश भारत के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाओ, अच्छे अच्छे फाइटर जेट बनाओ, अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाओ, ताकि हमारा प्यारा देश भारत आगे चल के चीन जैसे खतरनाक दुश्मन का सामना कर सके। यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों को सच्ची घटनाओं कहानियां सुनाने का मकसद है और यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को सीख है। प्यारे दोस्तों, यही गुलजार खान यूट्यूब चैनल की देश के नौजवानों को हिदायत। अगले ब्लॉग में बहुत जल्द ही मिलूंगा आप लोगों से इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुशामदीद।